हम स्टार्ट कर रहे थे इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट्स, अब फर्स्ट वन मतलब इसकी कौन कौन से ऐसी प्रोडक्ट्स हैं मनी मार्केट के जिसके थ्रू हम लोग अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं या अपना जो भी डिपॉजिट कराना है वो करा सकते हैं। फर्स्ट वन इन्होंने बात करी है ट्रेजरी बिल की। जो आप लोगों ने ये टॉपिक पढ़ना है ना, एक चीज आप ध्यान में रखोगे, 3-4 वर्ड्स जिसको मैं बोलती हूँ ना की वर्ड्स हैं, आपने याद रखने हैं। एक तो ये कौन इशू करता है, ये किसको इशू करता है, ध्यान से सुनिएगा, कौन इशू करता है, किसको इशू करता है। सेकेंडली इसके कितना टाइम पीरियड है, इसका 1 डे है, 15 डेज है, 6 महीने है, 3 महीने है, ये चीज आपने याद रखनी है। और तीसरी चीज लास्ट जो मैं आप लोगों को बोलूँ वो आपने ये याद रखना है कि इसका मिनिमम और मैक्सिमम अमाउंट कितना है। कईयों में ज्यादातर मिनिमम अमाउंट आपको दिया होता है, मैक्सिमम अमाउंट की कोई लिमिट नहीं होती, तो मिनिमम अमाउंट आपने याद रखना है, ठीक है जी। 4 चीजें ऐसी हो जाती है कि किसने दिया किसको दिया, तो ये 2 अलग अलग भी लिख सकते हो। तो ये 4 चीजें या 4 पॉइंट्स आपने हर जगह पे एक्सप्लेन करने हैं। स्टार्ट करते हैं ट्रेजरी बिल के साथ। तो इन्होंने यहाँ पे लिखा है इश्यूड बाय, अंडरलाइन कर लीजिए। अब क्योंकि कुछ बिल्स ऐसे हैं जो हम फ्यूचर में मतलब आगे जाके पढ़ेंगे, वो आपको कमर्शियल बैंक इशू करके देता है। अब यहाँ पे लिखा है ये आप लोगों का शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है मनी मार्केट का, विच इज इशूड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन बिहाफ ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। नेक्स्ट लिखा है इसका मिनिमम अमाउंट कितना है। मिनिमम अमाउंट जो आप लोग इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो दैट इज 25,000 एंड इन मल्टीपल्स देयर ऑफ, मतलब 25,000, 50,000, 75,000 एंड 1 लाख, बट इट शुड बी मल्टीपल ऑफ 25,000। इस तरीके से आप लोग ऐसे नहीं कि पहले 25 है बाद में 27,000, नहीं, मल्टीपल्स होने चाहिए इसके, ठीक है। मिनिमम अमाउंट भी हमें पता चल गया। अब इसको हम और क्या कहते हैं, जीरो कूपन बॉन्ड। नाउ हियर कूपन मींस, अंडरलाइन करके लिख लीजिए, हियर कूपन मींस इंटरेस्ट, जीरो इंटरेस्ट बॉन्ड, पर आपने वर्ड कूपन ही यूज करना है, ठीक है। मैं सिर्फ आपको समझा रही हूँ कि इसको क्या कहते हैं। अब जीरो कूपन बॉन्ड में आपको ये चीज तो समझ में आ गई कि हम इसको इंटरेस्ट कहते हैं। अब इसका पूरा ये लॉजिक है जो इन्होंने एग्जांपल लिखी है ना नीचे, मैं आप लोगों को पहले छोटे से अमाउंट की एग्जांपल लेके ना समझाती हूँ, फिर मैं बताती हूँ। इन्होंने लिखा है कि ट्रेजरी बिल के ऊपर आपको जीरो इंटरेस्ट मिलता है, कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहीं पे 100 रुपए इन्वेस्ट किए, अगर मुझे इंटरेस्ट मिलता 10 रुपए इंटरेस्ट लगा तो ये मेरा कितना अमाउंट वापस आता मुझे, ठीक है, ये मुझे कितना अमाउंट वापस मिलना था, 110 रुपए। यहां तक क्लियर हो गया। पर जीरो इंटरेस्ट बॉन्ड का मतलब क्या है, आगे पूरी लाइन नीचे से पढ़ लीजिए। These are known as zero coupon bonds since they do not have any interest but issue price is less than redemption price. Issue price is less than redemption price. अब ये करते क्या है, इन्होंने ना बड़ा तरीका लगाया है। ये कहते हैं कि 100 रुपए के आप लोगों के जो भी ये ट्रेजरी बिल थे, हम आपको ना 90 रुपए पे इशू करके देते हैं। कितने पे इशू करके दिए, 90 पे। मैंने इंटरेस्ट नहीं दिया, पर जब आप लोगों को मैंने पैसा वापस किया तो मैंने आपको कितना पैसा वापस कर दिया, 100 रुपए ही। वैल्यू उसकी 100 रुपए ही थी, ध्यान से सुनिएगा, वैल्यू उसकी 100 रुपए थी, क्योंकि इन्होंने नीचे एक लाइन लिखी है सिंस दे डू नॉट हैव एनी इंटरेस्ट, तो मैंने इंटरेस्ट क्या कर दिया, जीरो। बट इशू प्राइस कितना है, 90, दैट इज लेस देन द रिडेम्पशन प्राइस। रिडेम्पशन प्राइस कितना है, 100। आप लोगों को मैंने तरीका बता दिया कि आप ना ऐसे करो कि जितना पैसा इन्वेस्ट करोगे, 90 रुपीज इन्वेस्ट करोगे, मैं आपको 100 रुपए दूंगी, 10 रुपए तभी भी अगर मैं मान के चलूं तो मुझे फायदा ही हुआ है। पर यहाँ पे फायदा ये उल्टे तरीके से आप लोगों को देते हैं। ऊपर क्या लिखा था कि 100 रुपए इन्वेस्ट करो, 10 ऐड करके 110 रुपए देंगे, फायदा तो यहाँ पे भी 10 रुपए का ही हुआ था, फायदा नीचे भी आपको 10 रुपए का ही हुआ है, पर तरीका उनका थोड़ा सा अलग है। आई होप तुम लोगों को ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत तो समझ में आया। अब जो नीचे एग्जाम्पल है वो खुद से समझोगे, इसलिए मैंने आप लोगों को एक एग्जाम्पल खुद से दी है, एक एग्जाम्पल आपको बुक में दी है। सो स्टार्टिंग से रीड करने वाली हूँ। जीरो कूपन बॉन्ड है क्योंकि इसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं है, और इसका जो प्राइस होता है दैट इज लेस देन रिडेम्पशन प्राइस। रिडेम्पशन प्राइस क्या होता है, जो मुझे पैसा वापस मिलना है उससे तो कम ही है पैसा, दिया मैंने कम है, मिला मुझे ज्यादा है, पर मुझे उन्होंने वो डिस्काउंट का वर्ड दे दिया, पर उन्होंने इंटरेस्ट वर्ड नहीं दिया उसको। अब फॉर एग्जाम्पल इन्होंने लिखा है इन्वेस्टर ने 90 डेज का एक ट्रेजरी बिल, अंडरलाइन करिए इसका पीरियड कितना है, 90 डेज यानी कि 3 मंथ्स।
इसका 90 डेज का एक ट्रेजरी बिल मुझे इशू करके दिया जिसकी फेस वैल्यू कितनी थी 1 लाख, पर इशू करके कितने पे दिया 94,000 के ऊपर। अब जब मुझे वापस पैसे मिले तो मुझे 94 मिलते तो मैं बोलती मुझे कुछ नहीं मिला, पर मुझे कितने पैसे मिले 1 लाख रुपीज मिले, जो 6,000 है वो मेरे लिए मेरा क्या है इंटरेस्ट है। मतलब कहते हैं कान आप इस हाथ से पकड़ो या घुमा के पकड़ लो, वही कान तो वही पकड़ा है ना, वही इन्होंने बात करी है कि चाहे आप बाद में उनको इंटरेस्ट दे दो या पहले कम दो बाद में ज्यादा दे दो, दिए तो मैंने उनको 6,000 का प्रॉफिट ही है ना। जैसे एग्जाम्पल में हुआ तो 10 रुपए का प्रॉफिट ही था ना, अब ये वही केस है। अब आई होप तुम लोगों को क्लियर हो गया होगा। और लास्ट में इन्होंने लिखा है ये जो है एश्योर्ड रिटर्न है, तो आपको पक्का है कि पैसा मिलना ही मिलना है, क्योंकि आपको पहले ही पता है कि उसकी फेस वैल्यू, और आपको पता है कि इतनी तो मिलनी ही मिलनी है। और इसका जो रिस्क है डिफॉल्ट करने का, मतलब आपको जो बैड डेट का जो हम कह सकते हैं कि पैसा वापस ना मिले, वो रिस्क बिल्कुल नहीं है, हाईली लिक्विड है। जब आप लोगों की आपका मन करे, आप लोगों को जरूरत हो, आप इसको जो है वो इन कैश करा सकते हो। प्लीज एक लाइन जरूर ऐड कर लिएगा, मैं आप लोगों को इसका टाइम पीरियड बता दूं। यूजुअली इसकी जो मेच्योरिटी पीरियड होता है वो 14 डेज से लेके 364 डेज तक होता है, क्योंकि ये चीज मेंशन नहीं करी और मैंने आपको बोला था टाइम पीरियड तो लिखना जरूर है आपने। एग्जाम्पल में इन्होंने 90 डेज लिखा है, अदरवाइज इन रियल अगर मैं बात करूं जर्नल लेवल के ऊपर तो इसका टाइम पीरियड होता है 14 डेज, 91 डेज, 182 डेज एंड 364 डेज। ठीक है, तो यानी कि 1 साल के लिए ये आपके वैलिड होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर क्या है? अब जब आपका पेपर आना है तो कंफ्यूज मत होना। कंफ्यूज किस चीज में नहीं होना? कमर्शियल पेपर में और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट और कमर्शियल बिल में, ये 3 वर्ड सेम सेम आने हैं, तो इसलिए इन चीजों को ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट हम कौन सा डिस्कस कर रहे हैं? कमर्शियल पेपर। कमर्शियल कॉमर्स, अगर मैं बात करूं कमर्शियल मतलब डीलिंग करनी है कुछ, उसके लिए हमें ये चाहिए, तो उस केस में ये किनको इशू होता है? ओनली लार्ज और क्रेडिट वर्दीनेस कंपनी, जिनकी रेपुटेशन ज्यादा है, वेल रिप्यूटेड कंपनीज हैं, सिर्फ ये उनको इशू करके दिया जाता है। सेकेंड वर्ड अंडरलाइन करना है आपने, ये अनसिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट है, इसके अगेंस्ट आपको कोई सिक्योरिटी नहीं रखनी पड़ती। अब इसका टाइम पीरियड अगेन अंडरलाइन करिए, ठीक है? इसका टाइम पीरियड क्या है? 1 साल तक, कम से कम वही 15 दिन से लेके 1 साल तक अगेन इसका टाइम पीरियड है, और ये शॉर्ट टर्म है। और इसका भी सेम केस आ रहा है, इट इज इश्यूड टू रेज शॉर्ट टर्म फंड्स एट लोएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट देन मार्केट प्राइस। अब इसका जो भी रेट होता है ना, वो एज कम्पेयर टू मार्केट प्राइस थोड़ा कम होता है, इसलिए लोग जो है इस यहाँ से जो अपना पैसा वो लेते हैं, यहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं। इट इज नेगोशिएबल अगेन, क्योंकि नेम मेंशन नहीं है इसके ऊपर, आप किसी को भी इजीली ट्रांसफर कर सकते हो। और ये किस लिए यूज होता है? वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को मीट आउट करने के लिए। कोई भी पॉइंट है, 5 पॉइंट पढ़ने हमने, 5 पॉइंट में आप ये वर्ड लिख सकते हो, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को मीट आउट करने के लिए। क्योंकि वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स कौन सी होती है? जो 1 साल से कम में होती है आप लोगों की, तो सारा ये 1 साल से कम वाले में हम पढ़ रहे हैं मनी मार्केट, तो सब पे लिख सकते हो। अब जो मैंने आपको 10 रुपए वाली अभी एग्जाम्पल दी थी ना, अगेन वो चीज लिखी है, कमर्शियल पेपर इज इश्यूड एट डिस्काउंट एंड रिडीम्ड एट पार। अगेन आप लोगों को 10 रुपए की चीज 9 रुपए पे इश्यू होएगी, पर आपको जो पैसे मिलने हैं एट पार क्या होता है? जितने का अमाउंट है, 10 रुपए है, 100 रुपए है, 110 रुपए है, उतना ही पैसा वापस मिलेगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीज आ रही है इस टॉपिक में वो ये है, ये इसको क्या कहते हैं? ब्रिज फाइनेंस और ब्रिज फाइनेंसिंग। पहले समझ लीजिएगा ब्रिज फाइनेंसिंग होता क्या है, देन हम लोग रीड करते हैं इन्होंने क्या लिखा है। ब्रिज फाइनेंस क्या होता है? ब्रिज क्या होता है? गैप को कवर करता है, ठीक है? ब्रिज तो यही होता है ना जो दो आपस के किनारों को मिला देता है। तो अगर आप लोगों को कोई काम करना है और आपको लगता है कि आपको, जैसे आपने फॉर एग्जांपल लोन के लिए अप्लाई किया, आज लोन के लिए अप्लाई किया, आज ही लोन मिल जाएगा? नहीं, आप लोगों को हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन लगेंगे ना उस लोन को लेने के लिए। तो उस टाइम पीरियड को मीट आउट करने के लिए, ठीक है, उस नीड को मीट आउट करने के लिए ये ब्रिज फाइनेंसिंग होती है। कहते हैं तब उस टाइम पीरियड में आप कमर्शियल पेपर ले सकते हो जब आपको लगता है कि आपको पैसा चाहिए पर अभी आपके पास उतना पैसा नहीं है। सो ये आप लोगों की टेम्परेरी अरेंजमेंट होती है, सिर्फ शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए आप लोग अपने गैप को कवर करते हो। अब
यहाँ पे जो ब्रिज फाइनेंस का वर्ड यूज किया है कमर्शियल पेपर में, अब ये क्या कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल अ कंपनी वांट्स टू रेज लॉन्ग टर्म फंड्स और फॉर दिस पर्पस इट विल हैव टू इनकर फ्लोटेशन कॉस्ट। अगर कहते हैं लॉन्ग टर्म फंड्स, ब्रैकेट में डाल लीजिए कि कंपनी ने शेयर्स लेने हैं, कंपनी ने शेयर इशू करने हैं, शेयर इशू करने के लिए बहुत सारी फ्लोटेशन कॉस्ट इनकर करनी पड़ती है, इतना खर्चा करना पड़ता है। अब ये जो खर्चा किया जाता है स्पेशली कौन सा वाला, फ्लोटेशन कॉस्ट वाला, वो आप कहाँ से मीट आउट करते हो, थ्रू कमर्शियल पेपर। तो अगर मुझे इन शॉर्ट इस पूरे कमर्शियल पेपर के बारे में बताना हो, मैं आपको क्या कहूंगी कि कमर्शियल पेपर जो है वो अनसिक्योर्ड होता है और किसको इशू करके दिया जाता है, ठीक है, किसको इशू करके दिया जाता है, जिनकी क्रेडिट वर्दीनेस बहुत अच्छी होती है। टाइम पीरियड कितना है, मिनिमम 15 और मैक्सिमम 1 ईयर। आप लोगों को जो इशू करके दिया जाता है दैट इज इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट पार, क्योंकि अमाउंट लिखना है ना। अब अमाउंट तो यहाँ पे कोई है नहीं, जैसे ऊपर 25,000 था, अब यहाँ पे आप लोग क्या बताओगे जर्नल लेवल के ऊपर कि ये डिस्काउंट पे इशू करते हैं और पार जो है वो रिडीमेबल है। ये प्लीज मैंने भी देखा है रिडीम्ड एट पर लिखा है, इसको PAR पार कर लो, ठीक है, यहाँ पे रिडीम्ड एट पार आना है। अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका कॉल मनी। कॉल मनी नाम से समझ में आ रहा है, जब कॉल की, जब आपसे पैसा मांगा आपको इमीडिएटली पे करना पड़ेगा। ये बिल्कुल सबसे, कॉल मनी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसका टाइम पीरियड सबसे ज्यादा कम है। अगर आप देखो तो इसका टाइम पीरियड कितना लिखा है, 1 डे टू 15 डेज। तो ये तो कभी नहीं भूलना चाहिए। ऊपर दोनों का हम लोगों ने मैक्सिमम 1 ईयर पढ़ा है। अब यही सिर्फ एक ऐसा है इकलौता जिसका टाइम पीरियड क्या है, फोर्टनाइटली जिसको हम बोल दें, जिसको हम 15 डेज बोल दें। कई बुक्स में 14 डेज भी लिखा होता है, तो 15-14 लिखोगे दोनों सही है, करेक्ट है। अब यहाँ पे इन्होंने बात करी है ऑल द कमर्शियल बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन कैश बैलेंस विद RBI। ये जो आप लोगों ने बैलेंस मेंटेन करना है, CRR रेशियो जिसकी मैंने बात करी है, CRR रेशियो होती है जब आप लोगों ने कुछ पोर्शन, बैंक क्या करता है जितने डिपॉजिट्स होते हैं उसका कुछ पोर्शन कैश फॉर्म में रखता है RBI के पास। अब वो कैश फॉर्म में तो तभी रखेगा ना अगर कमर्शियल बैंक के पास उतना पैसा लिक्विड फॉर्म में है। दोबारा लाइन पढ़िए, ऑल द कमर्शियल बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन कैश बैलेंस विद RBI। हर बैंक ने कुछ पोर्शन कैश बैलेंस का RBI के पास रखना होता है, और ये CRR रेशियो कहते हैं कीप ऑन चेंजिंग, वो चेंज होती रहती है। अब उस टाइम पीरियड में मान लो कि ये तो RBI ने एक वो बना दी, रूल बना दिया कि मेरे पास इतना आपने कैश रखना है, मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे वो रिक्वायरमेंट को मीट आउट करना है इमीडिएटली। तो उस शॉर्ट टर्म नीड को फुलफिल करने के लिए हम क्या करते हैं, कॉल मनी यूज करते हैं। हम लोग यहाँ से पैसा जो है वो लेते हैं, वहां की जो RBI के पास डिपॉजिट करवाते हैं और अपनी रिक्वायरमेंट को मीट आउट करते हैं। नेक्स्ट लिखा है टाइम टू टाइम ये चेंज होती रहती है, जिसकी वजह से विच इफेक्ट्स द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स विद कमर्शियल बैंक्स टू गिवन एज लोन। यहाँ पे ना लिखा है कि अगर ये आपकी रेशियो चेंज हो रही है, कभी किसी को ज्यादा पैसा जो RBI के पास रखना पड़ रहा है, कम रखना पड़ रहा है, तो आपकी लोन जो आप लोगों ने लोगों को देना है वो इफेक्ट करेगा। तो उसको सेटलमेंट करने के लिए, स्टेबिलिटी लेके आने के लिए आप लोग यहाँ पे कॉल मनी ले लेते हो, या कॉल मनी जो भी आप डिपॉजिट लोन है ये ले लेते हो। आगे लिखा है जो इसके ऊपर इंटरेस्ट होता है, क्योंकि ये 15 दिन का ही है ना, तो इसके ऊपर जो इंटरेस्ट होता है वो आप लोगों का वेरी करता रहता है। कोई एक फिक्स्ड रेट नहीं है कि ये 6% है, 7% है, 10% है। ये होता भी ज्यादा है और ये वेरी भी बहुत जल्दी करता है। आगे लिखा है देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन कॉल रेट एंड डिमांड फॉर कॉल मनी। अब इनवर्स रिलेशनशिप का मतलब क्या है, सिंपल सी बात एक समझना। अगर खर्चा ज्यादा है, बैंक आपको लोन जैसे नॉर्मल 6% के ऊपर ब्याज पे करना पड़ता है, कोई बैंक आपसे जो ब्याज ले रहा है दैट इज डबल, तो तुम क्या लोन लोगे? नहीं। ये सेम चीज इन्होंने लिखी है कि अगर रेट बढ़ गया तो आप लोग कॉल मनी नहीं लोगे, यानी कि डिमांड जो है कॉल मनी के लिए वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। सिंपल सी बात है। और आपको ये भी समझ में आता है कि अगर कॉल रेट कम हो गए हैं, अब लोगों को पता है कि भी ब्याज तो कम ही पे करना पड़ेगा, सो हम क्या करेंगे, लोन की डिमांड है वो ज्यादा बढ़ जाएगी। सो दैट्स व्हाई इन्होंने लिखा है कि यहाँ पे ये इनवर्स रिलेशनशिप है। नेक्स्ट इन्होंने लिखा है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, जो मैं आपसे बात कर रही थी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट की। अब सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो है इसका जो टाइम पीरियड है दैट इज अगेन फ्रॉम 3 months to 1 year।
बुक में नहीं मेंशन है, कोई इशू नहीं है, आप लिख सकते हो इसको, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे अपनी नोट डाउन कर लीजिए, इसका टाइम पीरियड कितना है, 91 डेज और 90 डेज टू आप लोग इसको 1 ईयर तक इशू करवा सकते हो। आगे लिखा है इन्होंने सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है, जो इशू कौन करता है, कमर्शियल बैंक। अगर मैं बात करूं ट्रेजरी बिल की, वो कौन इशू करता था, आरबीआई, ठीक है। कमर्शियल बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो आप लोगों को इशू करके देते हैं। आगे इन्होंने लिखा है दीज आर इशूड टू, अब पहले क्या लिखा है, कौन इशू करता है, इशूड बाय कमर्शियल बैंक एंड इशूड टू इंडिविजुअल्स एंड कॉर्पोरेशन ड्यूरिंग टाइट लिक्विडिटी। जब आपके पास बहुत लिक्विडिटी कम है, लिक्विड पोजीशन यानी कि कैश फॉर्म में पैसा बहुत कम है, फिर आप लोग उनको कैश नहीं दे पाओगे, फिर आप उनको सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू करके दे देते हो। टाइट लिक्विडिटी हियर मींस आपके पास प्रॉपर कैश अवेलेबिलिटी नहीं है। अगेन अनसिक्योर्ड है एंड नेगोशिएबल है। बच्चे एक चीज सबसे पहले बता दूं, ये पांचों के पांचों अनसिक्योर्ड हैं और नेगोशिएबल हैं, ठीक है जी। सो नेक्स्ट इन्होंने लिखा है सच इंस्ट्रूमेंट्स आर यूजुअली इशूड बाय बैंक्स, बैंक्स मतलब कमर्शियल बैंक्स, when they have a tight liquidity position because of slow growth of bank deposit but demand for credit is high। लोगों को उधार चाहिए, ठीक है, लोन चाहिए, डिमांड फॉर क्रेडिट इज हाई बट अदरवाइज बैंक की जो ग्रोथ है वो बहुत कम हो रही है, फिर पैसा तो नहीं दे पाएंगे उनको, हम क्या इशू करके देते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को एक चीज बता दी है कि कमर्शियल बैंक, उसके बाद आईडीबीआई, आईएफसीआई, आईसीआईसीआई, क्योंकि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन समझ में आता है ना आपको कौन सी होती है, आईडीबीआई, आईएफसीआई, आईसीआईसीआई, ये सारे बैंक ये इशू करके देंगे, इंडिविजुअल्स को इशू करके देंगे, ठीक है। और इसका टाइम पीरियड कितना मैंने बताया है, 1 साल तक हो सकता है। मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट कितना होता है, 5 लाख, ठीक है। इसका सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट की जो फेस वैल्यू है मिनिमम टू मिनिमम 5 लाख होती है, मैक्सिमम जो है ये ज्यादा हो सकती है, मैक्सिमम नो लिमिट आप लिखो पर मिनिमम लिमिट आप लिख दो कि इसकी 5 लाख है। उसके बाद नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है कॉमर्शियल बिल। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे कॉमर्शियल बिल की। कॉमर्शियल बिल ऐसा इजी टॉपिक है, आप लोगों ने ये पढ़ा है, पेपर में आता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कॉमर्शियल बिल उन्होंने पूछ क्या लिया है। कॉमर्शियल बिल इज इक्वल टू बिल ऑफ एक्सचेंज, जो तुम लोगों ने +1 में पढ़ा है, ठीक है। और कॉमर्शियल पेपर क्या था, जो रिप्यूटेड कंपनीज इशू करके देती हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। देखो नाम से समझ में आ रहा है, सर्टिफिकेट कब इशू करके दिया जाएगा, जब आपकी लिक्विडिटी पोजीशन क्या है, अच्छी नहीं है। बस यहां से थोड़ा बहुत आप लोग जो है हिंट ले सकते हो। अब हम बात कर रहे थे कमर्शियल बिल की। कमर्शियल बिल अगेन वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को मीट आउट करने के लिए इशू करके दिया जाता है। इशू करके कौन देता है, बिजनेस फर्म्स इशू करके दे सकती हैं, किसी से भी आप सामान खरीद रहे हो वो आपको इशू करके दे सकता है। किसको इशू करके दिया जा सकता है, हमारे जैसे लोगों को, इंडिविजुअल्स को, कंपनीज को, कॉर्पोरेशंस को इशू करके दिया जा सकता है। फिर आती है नेक्स्ट बात, टाइम पीरियड कितना है। भाई टाइम पीरियड कितना होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज का, एटलीस्ट जो है आप लोग 3 महीने के लिए, और ग्रेस डेज 3 मिलते हैं, तो 3 ग्रेस डेज को भी मत लिखना, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना, जस्ट आप लिखोगे 3 मंथ्स, इसका जो है टाइम पीरियड वो है। नेक्स्ट इन्होंने लिखा है ये शॉर्ट टर्म है, नेगोशिएबल है, यूज क्यों किया जाता है, क्रेडिट सेल्स जो आप लोगों की एक बिजनेस में होती है ना, उनको रेगुलेट करने। सो क्रेडिट सेल्स जब आप लोग करते हो, आगे लिखा है ये रिटन एक्नॉलेजमेंट है डेट की, कि हाँ जी भी उधार देने वाला है। ये ड्रॉ कौन करता है, ड्रॉर जो आपका सेलर होता है वो बायर के ऊपर ड्रॉ करता है, जो कि बायर एक्सेप्ट करता है और ये एक्नॉलेज करता है कि आफ्टर 3 मंथ्स और 2 मंथ्स और जो टाइम पीरियड लिखा है उसके भीतर वो आप लोगों को जो है रीपेमेंट कर देगा। अगर आप लोगों को ड्यू डेट से पहले अमाउंट चाहिए तो आप क्या करते हो, उसको डिस्काउंट करवा लेते हो बैंक से, और आप लोग जो है उसको मेजोरिटी पीरियड से पहले ही अपना पैसा ले सकते हो। और ये डिस्काउंटेड वाला जो है वो लास्ट चीज में इन्होंने यहाँ पे ये चीज मेंशन करी है। सो आई होप तुम लोगों को ये पॉइंट क्लियर हो गया, क्योंकि मैंने इससे पहले आपको ये चीजें बता दी हैं, इशू कौन करके देगा और किसको इशू करके देगा। टाइम पीरियड डन हो चुका है, अमाउंट यहाँ पे कोई मेंशन नहीं है, इसका जो हम बोलते हैं ना 50 लाख या 20, कम से कम और ज्यादा से ज्यादा किसी भी अमाउंट के लिए कमर्शियल बिल आप ड्रॉ कर सकते हो, मिनिमम मैक्सिमम अमाउंट नहीं होता। अनसिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट है, कोई सिक्योरिटी इसके लिए रिक्वायर्ड नहीं है।